Hello everyone, this is Vijit Kumar Jha and you are watching Eurodove School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 262 of Eurodove. देखिए मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं. A plank of mass m1 with uniform sphere of mass m2 placed on it rests on a smooth horizontal plane. A constant horizontal force F is applied to the plank. With what acceleration will the plank and the center of the sphere move, provided there is no sliding between the plank and the sphere. देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एक प्लैंक है, ये एक प्लैंक हो गया, इस पे एक स्फीयर रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है. और ऑथर कहना चाह रहे हैं कि ये जो नीचे वाला जो प्लैंक है इस पे फोर्स लगाया जा रहा है. कितना फोर्स लगाया जा रहा है? तो F फोर्स लगाया जा रहा है, कैपिटल F फोर्स लगाया जा रहा है. ओके, कैपिटल F फोर्स लगाया जा रहा है. इसका मास m1 दे रखे हैं और इसका मास कितना दे रखे हैं? m2, ठीक है. और रेडियस की जहाँ तक बात है तो रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R. रेडियस कितना दिया हुआ है? कैपिटल R, ठीक है. अब क्या कैलकुलेट करना है? ठीक है, कैलकुलेट करना है कि इस स्फीयर के सेंटर का एक्सेलरेशन और इस प्लैंक का एक्सेलरेशन. देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा. सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस प्लैंक का, ठीक है. ये रहा प्लैंक जो कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है. ये सरफेस कैसा है? स्मूथ, ठीक है. इस पे फोर्स लगाया जा रहा है F. ओके, ये जो स्फीयर होगा ये इस प्लैंक के साथ आगे जाना चाहेगा. मतलब इस स्फीयर पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है. ये जैसे ये प्लैंक पे ये स्फीयर रखा हुआ है, यदि आप प्लैंक को आगे की तरफ खींचोगे, ठीक है, तो ये स्फीयर भी आगे की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है ना. ऐसा जब भी एक ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट को रखिएगा, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो आगे ही जाता है, ठीक है. जैसे मान लीजिए मैंने इस बुक पे इस पेन को रख दिया, ठीक है, तो मैं जब जैसे इसको आगे खींच रहा हूँ ना तो ये आगे ही जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इस पे ये प्लैंक कौन सा फोर्स लगा सकता है? फ्रिक्शन. इस स्फीयर पे प्लैंक जो लगाएगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है. और इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये जो स्फीयर है वो आगे की तरफ चलेगा, ठीक है. अब बात समझिए, यदि इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ हो गया तो इस पे फ्रिक्शन किधर होगा? पीछे की तरफ, ठीक है ना. क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है. यदि ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई तो फिर लास्ट में बचता है कि अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है आपको, ठीक है. इसके बाद समझना है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, ठीक है. उसके बाद आपको अप्रोच करना है और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट है कि इस स्फीयर पे फ्रिक्शन आगे लगेगा तो आगे इस पे फ्रिक्शन लग रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा. और वो जो स्फीयर है वो आगे के डायरेक्शन में, स्फीयर यदि आगे के डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, इसका मास m2 है तो इसको A2 ले लेते हैं. ये A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो प्लैंक जिसका मास m1 है, ठीक है, वो A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में हो जाएगा. ओके, A1 से ये जाएगा, A2 से ये जाएगा. A2 जो एक्सेलरेशन आया है स्फीयर का वो किसके कारण आया है? A2 जो एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन के कारण आया है. फ्रिक्शन ही इस स्फीयर पे एक लौता फोर्स है जो लग रहा है ना. तो ये फ्रिक्शन इस स्फीयर में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है. वो कितने के बराबर है? A2 के बराबर हमने एज्यूम किया, जो कि कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है कि A2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और A1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है. ओके, अब ये जो फ्रिक्शन है चूंकि सबसे नीचे वाले पॉइंट पे लग रहा है जो कि सेंटर ऑफ मास है नहीं, ठीक है. इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा तो सेंटर ऑफ मास पे चूंकि फोर्स नहीं लग रहा है तो निश्चित तौर पे ये जो फोर्स है इसमें एक रोटेशन भी प्रोड्यूस कर देगा. इसका मतलब ये एक्सेलरेट तो कर ही रहा था, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो है ही, इसमें एक रोटेशनल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और ये स्फीयर रोलिंग करने लगेगा इस
प्लैंक पे, ठीक है। तो अब ये पॉइंट समझिए कि ये टॉर्क कितना लगाएगा, ये रेडियस है, फ्रिक्शन यदि ऐसे टॉर्क लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। मान लेते हैं कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से ये स्फीयर घूमने लगता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप यदि इसको कायदे से बनाइएगा तो बहुत मजा आएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो A2 एक्सेलरेशन हो गया और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया जो कि आया है स्फीयर में, ठीक है। अब मैं डायनेमिक्स इक्वेशन बनाता हूं, प्लैंक का बनाते हैं। तो प्लैंक के केस में क्या होगा, फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, और इसका मास m1 था तो हो गया m1a1, ठीक है। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। उस स्फीयर पे एक लौता फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस स्फीयर के लिए जो इक्वेशन बनेगा, फ्रिक्शन इक्वल टू m2a2, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a2, ये हो जाएगा, है ना। ओके, ये फ्रिक्शन के लिए इक्वेशन बन गया। थर्ड इक्वेशन हम बनाते हैं, थर्ड इक्वेशन बनाते हैं फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क लगेगा। तो फ्रिक्शन के कारण कितना टॉर्क लगेगा, यहीं पे लिखते हैं, फ्रिक्शन इंटू रेडियस, ये टॉर्क लगेगा, और इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो फ्रिक्शन इंटू रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है स्फीयर का, 2/5 mr² होता है, ये अल्फा हो जाएगा। ये रेडियस है, रेडियस कैंसिल आउट हो गया, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू आ गया है, ये आ गया 2/5 m अल्फा r। तो यहां से m अल्फा r का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसका मास कितना दिया हुआ था, m का वैल्यू कितना था स्फीयर का, m2, तो m के जगह पे क्या लिख देंगे, m2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m2 अल्फा r का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 5/2 इंटू फ्रिक्शन। m2 अल्फा r का वैल्यू आ गया है 5/2 इंटू फ्रिक्शन, ये इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, और फ्रिक्शन इक्वल टू m2a2 भी आया हुआ है। इस पॉइंट के एक्सेलरेशन के बारे में सोचें, ये जो पॉइंट है ये स्लाइड नहीं कर रहा है, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये स्फीयर प्योर रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है स्फीयर में, ठीक है। तो जब प्योर रोलिंग हो रहा है इस स्फीयर में, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा आर आगे की तरफ, एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ, तो A2 अल्फा आर होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा A2 प्लस अल्फा आर होगा, ठीक है। तो A2 प्लस अल्फा आर, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, चूंकि स्लाइडिंग हो नहीं रहा है, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब स्फीयर का जो कांटेक्ट पॉइंट है और प्लैंक का जो कांटेक्ट पॉइंट है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। प्लैंक का एक्सेलरेशन, रोलिंग तो हो नहीं रहा है, रोटेशन तो हो नहीं रहा है प्लैंक में सिर्फ ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है A1। तो A1 का जो वैल्यू होगा कितने के बराबर हो जाएगा, A2 प्लस अल्फा आर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए जो स्फीयर का जो कांटेक्ट पॉइंट है प्लैंक के साथ, और प्लैंक का जो कांटेक्ट पॉइंट है स्फीयर के साथ, उन दोनों कांटेक्ट पॉइंट के बीच में कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो स्फीयर के लिए कितना हो गया, A2 प्लस अल्फा आर हो गया, ओके। और प्लैंक के लिए कितना हो गया, A1। तो A1 का जो वैल्यू है वो A2 प्लस अल्फा आर हो गया। ऐसा करते हैं, इसमें m2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, m2 से। तो m2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया m2a2, ये हो गया m2 अल्फा आर, और ये हो गया m2a1। ये कितने के बराबर हो गया, m2a1 के बराबर, m2a2 के बराबर, m2 अल्फा आर के बराबर, ठीक है। m2a1 हो गया, ओके। अब देखिए m2a2 का वैल्यू कितने के बराबर आया हुआ है, फ्रिक्शन के बराबर। m2 अल्फा आर का वैल्यू कितने के बराबर आया हुआ है, 5/2 फ्रिक्शन के बराबर। तो ये हो गया 5/2 फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, ये m2a1 के बराबर। तो यहां से फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, फ्रिक्शन
इंटू ये कितने के बराबर हो गया 7/2, ये हो गया 7/2 फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू M2A1। ठीक है, तो फ्रिक्शन इंटू 7/2 इक्वल टू क्या आ गया M2A1। ओके, अब इस इक्वेशन पे चलिए, देखिए फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू M1A1 है, और फ्रिक्शन का जो इक्वेशन है वो कितने के बराबर आ गया है, देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया है 2/7 M2A1 के बराबर। ये पुट कर देते हैं फ्रिक्शन के जगह पे और कैलकुलेट करते हैं A1 का वैल्यू, तो A1 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए A1 का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, तो A1 का वैल्यू आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे, ये वाला इक्वेशन को जोड़ना है आपको और ये वाला इक्वेशन को जोड़ना है। जोड़ दीजिए, फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, M1A1 प्लस 2/7 M2A1, 2/7 M2A1। ठीक है, A1 का वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो गया, A1 का वैल्यू आ गया F/M1 प्लस 2/7 M2। दिस इज द वैल्यू ऑफ A1, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। ये किसका एक्सेलरेशन हो गया, प्लैंक का एक्सेलरेशन हो गया है। ठीक है, अब आपको यदि कैलकुलेट करना है A2 का वैल्यू, तो फ्रिक्शन के इक्वेट कर देंगे और फ्रिक्शन का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है, पुट कीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, देखिएगा तो ये आ जाएगा फ्रिक्शन के जगह पे 2/7 M2A1, 2/7 M2A1, 2/7 M2A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा M2A2, है ना। देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू और इसका वैल्यू, यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू आया हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू आया हुआ है, दोनों के इक्वेट कर देंगे और कैलकुलेट हो जाएगा क्या A2 का वैल्यू। तो A2 का वैल्यू आ जाएगा 2/7 A1 और A1 का ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेटेड है। पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। थैंक यू।